नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का शाम की इस परिचर्चा में। और आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला में शुरू करेंगे मैसूर पर अंग्रेजों की विजय। मैसूर पर अंग्रेजों की विजय। सेशन को आरंभ करने से पहले सभी का स्वागत है। और जो लोग जागो लोधी ग्रुप में जो ऐड हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस सेशन को वहां पर शेयर कर दें। जागो लोधी ग्रुप में कुछ लोग इसको वहां पर शेयर कर दें। जागो लोधी ग्रुप में कई लोगों की ये रिक्वेस्ट आई है कि सर हम आपकी फेसबुक आईडी पर नहीं है, हम इसको देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज उसमें भी इसको चलाइए। तो मैंने कहा कि फेसबुक पेज पर हम लोग इसको चलाते हैं, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी लोग जागो लोधी ग्रुप में जुड़े हुए हैं प्लीज इसको शेयर कर दीजिए उस ग्रुप में, या कोई पार्टी होस्ट कर दीजिए उस ग्रुप में, ताकि ये सेशन वहां भी चलता रहे। वेलकम। और आज जो हमारे बीच जुड़ेंगे उनमें विशाल सिंह राजपूत, वेरी गुड इवनिंग। लोधी हरिओम राजपूत, मुकेश सिंह लोधी, गुड इवनिंग। माधुरी राजपूत, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री पूरन सिंह पटेल साहब, सत्यवीर सिंह जी, अंजलि राजपूत जी, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी, मंजू दयाल जी, ओम प्रकाश राजपूत जी, योगेश कुमार जी, ओमकार लोधी जी, उसके अलावा लोधी लाला भैया सिंह, धर्मेंद्र सिंह वर्मा जी, ओम प्रकाश राजपूत जी, श्रीमती कल्पना राजपूत, लोधी प्रशांत जी, अनीश कुमार जी, कृष्ण गोपाल लोधी, हरिशंकर राजपूत किसान, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, लोधी उर्वेंद्र सिंह जी, गौरव लोधी जी, सुशील लोधी जी, लोधी महेश राजपूत जी, रामचंद्र वर्मा जी, लोधी आरबीएस लोधी जी, दिनेश श्वेता सिंह जी, रवि लोधी जी, लोधी गृजेंद्र जी, धनीराम सिंह जी राजपूत जी, रोहित सिंह लोधी जी, महेंद्रपाल राजपूत जी, गुड वर्क, लोधी शैलेंद्र राजपूत जी, देवेंद्र लोधी जी, हरिओम राजपूत साहब, हेमलता लोधी जी, ओम प्रकाश सिंगरौल जी, बिमलेश राजपूत जी, चंद्र प्रकाश जी, यश राजपूत जी, जेपी हिंदुस्तानी, संजय लिहारे। जागो लोधी ग्रुप में कुछ लोग इसको प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि वहां पर भी लोग इसको देख पाए। और मुझे कंफर्म कर दीजिए कि कितने लोगों ने वहां शेयर कर दिया, क्योंकि वहां बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है। चलिए, पूरन सिंह पटेल साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस गया था, ऑफिस से थोड़ा ऐसा लौट के आया हूं, इसलिए थोड़ा थकान सी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, फाइन। इंजीनियर राजू राजपूत, इंजीनियर जय कृष्ण राजपूत जी, सुनील राजपूत जी, डॉक्टर सोमेंद्र कुमार जी, कृष्णा सिंह लोधी जी, मनोज वर्मा जी, वीरेंद्र राजपूत जी बदायूं से, सभी का स्वागत है, नमस्कार। रामकिशन राजपूत जी, लोधी उर्वेंद्र आलमपुर भिंड से हैं हमारे बीच में, और चुन्नीलाल लिल्हारे जी, स्वागत है आपका। पीएस लोधी जी, रविंद्र सिंह राजपूत जी, दीपक राजपूत, बहुत इंटरेस्टिंग जो है हम लोग आज सेशन करने वाले हैं। चंद्रेश लोधा गुना से शुभ संध्या। ग्रीश भारत, स्वागत है आपका एटा से। जय हिंद राजपूत, वेरी गुड इवनिंग। और उसके अलावा सर्वेश कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। संध्या वर्मा जी, गुड इवनिंग। जेपी हिंदुस्तानी, गुड इवनिंग अलीगढ़ से। थान सिंह जी फिरोजाबाद से, गुड इवनिंग। चलिए, नमस्कार। लोधी इंद्रेश राजपूत कन्नौज से। शिव मोहन सिंह लोधी जी, पन्ना मध्य प्रदेश से। चंद्र प्रकाश जी अलीगढ़ से, नमस्कार। उदय सिंह समाज सेवक, आपका भी स्वागत है। और 161 लोग अभी जुड़ गए हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं, बस कुछ लोगों के नाम और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे। लोधी देशपाल सिंह राजपूत, विजय सिंह लोधी जी, नमस्कार, फ्रॉम जागो लोधी से है। तो विजय सिंह लोधी जी, हमारा आपसे निवेदन है कि आपके ग्रुप के कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है जागो लोधी ग्रुप में कि सर आपका सेशन यहाँ भी आना चाहिए। तो प्लीज आप लोग जितने मॉडरेटर हैं या जो भी लोग हैं उनसे कह करके इसको वहां शेयर करवा दीजिए ताकि वहां भी लोग इसको देख पाए। सत्यपाल सिंह लोधी जी, ब्रजेश राजपूत जी, अनूप राजपूत जी, मिथुन राजपूत जी, भारती राजपूत, डॉक्टर कुलदीप लोधी, प्रमोद राजपूत, अरविंद लोधी, सुनील सिंह जी, उसके अलावा दीपक राजपूत, चलिए, उदय सिंह जी समाज सेवक, छत्री रविंद्र राजपूत, एडवोकेट रमेश राजपूत, दीपक राजपूत, देवेंद्र पटेल, मंजुल राजपूत लोधी, योगेश लोधी जी एडवोकेट, अमित शाक्या, वेरी गुड इवनिंग। अयवरन सिंह लोधी जी, मधु सिंह राजपूत, वेरी गुड इवनिंग। प्रवीण राजपूत, सुशील कुमार, उपदेश राजपूत, प्रदुमन सिंह राजपूत, मनीराम कारपेंटर जी, सौरभ शर्मा जी, विवेक राजपूत जी, उसके अलावा हमारे साथ सतीश लोधी हैं। चलिए, स्वागत है पीएस लोधी जी। और अब तो जो लोग आते जाएंगे वो जुड़ते चले जाएंगे। श्याम राजपूत जी, लोधी मनोज राजपूत, वेरी गुड इवनिंग। योगेश कुमार वर्मा जी, सुमेर लोधी राजपूत। तो हमारे बीच में 176 लोग
178 178 लोग जुड़े हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे आज हम लोग मैसूर से। कल हमने देखा था कि किस तरीके से अच्छा, सुरेंद्र नरवरिया जी स्वागत है आपका। सुरेंद्र, हाउ आर यू? सुरेंद्र नरवरिया इंजीनियर है बेंगलोर में, वेलकम। इंजीनियर बीके राज ये भी हमारे साथ हैं। चलिए, गोविंद सिंह लोधी देवरान हमारे लक्ष्य के स्वयंसेवक हैं ललितपुर से। कुलदीप लोधी राजपूत और मनोज वर्मा जी, जगदीश सिंह राजपूत जी, महेश लोधी जी। चलिए, लोधी रिंकू राजवंशी एटा से सभी लोग जुड़ चुके हैं अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। राकेश राजपूत जी कहाँ से हैं? भोजपुर कासगंज से। इंजीनियर दीपेंद्र राजपूत झांसी से, जितेंद्र राजपूत जी वेरी गुड इवनिंग। करण सिंह जी, और उसके अलावा विजय कुमार राजपूत जी, खुशी राजपूत जी, दिलीप सिंह राजपूत जी। अभी ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो थोड़ा सा हम लोग इनको और समय दे देते हैं बाकी लोगों का स्वागत करने के लिए। राजेश राजपूत जी, भगवान सरंग राजपूत साहब हमारे बीच में लोनावला महाराष्ट्र से हैं। गिरीश राणा वेरी गुड इवनिंग। रमेश भारद्वाज, नेत्राम लोधी जी, विवेक राजपूत जी, सत्य कुमार राजपूत जी। सभी लोगों का स्वागत है। और नाउ द नंबर इज +200, 200 लोगों से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और अभी हमारे जो महामंत्री जी हैं पूरन सिंह पटेल साहब, मिथिलेश मैडम हमारे बीच जुड़ चुकी है, लोकपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। मिथिलेश मैडम कासगंज से हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप? अनुज राजपूत, राजेंद्र जी, भूपेंद्र कुमार जी, उसके अलावा विनीत लोधी जी। स्वागत है सभी लोगों का। पंकज वर्मा, सबल सिंह नरवरिया जी, विक्रम लोधी जी, अनिल कुमार जी। तो अब लोग जुड़ते रहेंगे। अब बाकी लोगों के जुड़ने का हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। लगभग 225 लोग हैं, तो इतने लोग पर्याप्त हैं। रामेश्वर सिंह जी, राघवेंद्र राजपूत जी, इंजीनियर जय किशन राजपूत जी, अभिराज जी, तुलसीराम राजपूत जी, राहुल राजपूत जी, अंशुल सिंह राजपूत जी, आपका भी स्वागत है सभी लोगों का। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गोपाल राजपूत, तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कह रहे थे कि सर थकान नहीं होती है, थोड़ा आराम कर लीजिए। तो जैसा हम लोग अपने दिन भर तो काम करते हैं, अजय पटेल, मनोज राजपूत, और उसके अलावा चरण सिंह नरवरिया जी, दिनेश श्वेता सिंह जी, क्लियर, कोई बात नहीं, मनोज सिंह जी, रविंद्र सिंह जी। सभी लोगों का स्वागत है। चकलेश राजपूत जी, संजीव राजपूत जी, सभी लोगों का स्वागत है। लोधी राजपूत समाज ग्वालियर एमपी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक तो ये है कि हम लोगों का एक टारगेट होता है। हमारा टारगेट ये है कि हमको कोई टास्क खत्म करना है। जैसे हमने संविधान जब खत्म किया तो लगातार संविधान पे चर्चा की थी, उसके बाद हमने एक दिन ब्रेक किया था। तो अभी हमारा टारगेट ये है कि हम भारत का पूरा इतिहास कंप्लीट करेंगे और भारत के इतिहास के साथ भारत का भूगोल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक दिन का ब्रेक करेंगे रिफ्रेशमेंट के लिए। कोई ज़्यादा ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। आराम से हम लोग धीरे धीरे 1-1 घंटे की क्लासेस करते हैं और 1 घंटे में काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर कर लेते हैं। तो ऐसी कोई थकान वाली बात नहीं है। रेगुलरली हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं वैसे ही हमें करना रहता है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अंग्रेजों की मैसूर विजय। मैसूर जो राज्य था, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में बंगाल को जीता और बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेजों की एंट्री हुई मैसूर में। और मैसूर से पहले वो कर्नाटक में एक जगह जो थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कर्नाटक को वो लगभग जीत चुके थे। वांडियावास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बाहर कर चुके थे अंग्रेज 1760 में। तो अब हम आएंगे मैसूर, और मैसूर को उन्होंने जीता। तो मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 लड़ाइयाँ हुई, जिनको हम कहते हैं मैसूर के 4 युद्ध। चार युद्ध हुए मैसूर के साथ। तो अंग्रेजों के और मैसूर के बीच में 4 जो युद्ध हुए थे उनको 4 एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये 4 युद्ध कौन कौन से थे इसकी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा मैसूर का इतिहास क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, और किन लोगों के साथ में अंग्रेजों ने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, कौन शासक थे मैसूर के, इसकी बात हम करेंगे। और चारों जो युद्ध थे उन चारों युद्ध के परिणाम क्या हुए, उसके नतीजे क्या हुए, ये सारी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि अंग्रेजों ने सबसे पहले हराया था बंगाल को। किसको? बंगाल को। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर उन्होंने पहला हमला किया। सिराजुद्दौला को हरा दिया उन्होंने प्लासी के युद्ध में 1757 में। प्लासी के बाद बंगाल का उन्होंने नवाब बनाया मीर जाफर को, और मीर जाफर के बाद मीर कासिम, और मीर कासिम और अवध के नवाब और दिल्ली के मुगल बादशाह जो उस समय प्रयागराज में रहते थे, इन तीनों की मिलीजुली सेनाओं को भी अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर के युद्ध में हरा दिया।
तो एक तरीके से बंगाल जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। अब अंग्रेजों का अगला निशाना, तो अगला निशाना था उनका मैसूर। और अंग्रेज बहुत तेज थे, बहुत शार्प थे। वो सबसे पहले कमजोर कड़ी देखते थे कि कौन सा ऐसा कमजोर एरिया है जिसको हराया जा सकता है। जैसे अंग्रेजों ने सीधे मराठों पे हमला नहीं किया, क्योंकि मराठे उस समय बहुत शक्तिशाली थे। मराठे उस समय बहुत शक्तिशाली थे, तो अंग्रेजों ने मराठों पे आक्रमण नहीं किया, बल्कि मराठों के बजाय उन्होंने किसको चुना? मैसूर को, एक छोटी शक्ति को। तो अंग्रेजों के दिमाग में यह रहता था कि छोटी छोटी शक्तियों पर आक्रमण करके उनको जीता जाए और आपस में उनको बांट दिया जाए। इसी को हम कहते हैं अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, बांटो और राज करो, यही अंग्रेजों की नीति थी। अब हम देखते हैं कि मैसूर का इतिहास क्या था। तो मैसूर बेसिकली जो कर्नाटका का मैसूर का एरिया है, उस क्षेत्र में एक राज्य था मैसूर। और इसकी कहानी शुरू होती है 1565 में। एक लड़ाई हुई थी, राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया था। हमने जब विजयनगर साम्राज्य की चर्चा की थी तो बहमनी के जो शक्तियां थी, बीदर, बरार, गोलकुंडा, इन सब ने मिलकर के विजयनगर पर हमला कर दिया था। तो विजयनगर का जो साम्राज्य था ये बिखर गया था, ये टूट गया था और अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। उन्हीं में से एक शक्ति ने मैसूर पर अपना राज्य कायम किया और उसका नाम था वाडियार वंश। वाडियार वंश ने मैसूर पर अपनी सत्ता स्थापित की। कब की बात है ये? विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद। और जो वाडियार वंश था वो हिंदू वंश था, यानी हिंदू वंश के लोगों ने वहां पर वाडियार वंश की स्थापना की, मैसूर में एक राज्य को कायम किया। वह वाडियार वंश चलता रहा, मुगलों के समय भी चलता रहा। बाद में चल के क्या हुआ कि वाडियार वंश का अंतिम राजा था जिसका नाम था चिक्का कृष्ण राज। कुछ कुछ जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं वो याद रखना। चिक्का कृष्ण राज करके वाडियार वंश का अंतिम शासक था। उसके दो मंत्री थे, देवराज और नंजराज। उसके दो मंत्री थे, देवराज और नंजराज। जो देवराज था वो उसका सेनापति था और जो नंजराज था वो उसका वित्त मंत्री था। तो चिक्का कृष्ण राज के समय पर जो दोनों मंत्री थे, इन्होंने धीरे धीरे सत्ता पर नियंत्रण कर लिया और एक तरीके से वास्तविक सत्ता इन्हीं दोनों लोगों के हाथ में आ गई। किसके? देवराज और नंजराज के हाथों में। ये दोनों भाई थे। तो चिक्का कृष्णराज जो था वो केवल नाम मात्र का ही शासक था। असली सत्ता का उपभोग ये दोनों भाई करते थे, देवराज और नंजराज। नंजराज की ही सेवा में एक व्यक्ति आया सैनिक के रूप में, जिसका नाम था हैदर अली। और हैदर अली धीरे 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 करके अपनी शक्ति बढ़ाता रहा और ये डिंडीगुल का सूबेदार बन गया। डिंडीगुल एक एरिया है कर्नाटक में, वहां का ये सूबेदार बन गया। और 1755 में फ्रांसीसियों की मदद से उसने वहां पर एक शस्त्रागार यानी हथियारों की फैक्ट्री स्थापित। तो उस समय को पा करके हैदर अली ने इन्हीं देवराज और नंजराज दोनों भाइयों को हटा करके कुछ सत्ता पे कब्जा कर लिया और मैसूर का शासक बन गया। तो मैसूर की कहानी समझ में आई। मैसूर बेसिकली वो राज्य था जो विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद एक राज्य के रूप में उदय हुआ और इस पर जो हिंदू राजा शासक करते थे उसको वाडियार वंश कहते थे। वाडियार वंश का अंतिम राजा था चिक्का कृष्णराज द्वितीय। और चिक्का कृष्णराज द्वितीय के दो अधिकारी थे, दो मिनिस्टर थे। एक का नाम था देवराज जो सेनापति था और एक का नाम था नंजराज जो उसका वित्त मंत्री था। व्यवहारिक सत्ता इन्हीं देवराज और नंजराज दोनों भाइयों के पास थी। नंजराज के अधिकारी के रूप में हैदर अली मैसूर की सेना में भर्ती हुआ और तरक्की करते करते उसका प्रमोशन होता चला गया। 1755 में उसको मैसूर का एक क्षेत्र था डिंडीगुल, वहां का इसको सूबेदार बनाया, वहां का एक तरीके से सूबेदार बनाया गया डिंडीगुल का। और फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में इसने एक शस्त्रागार की स्थापना की। किसने? हैदर अली ने। और मौका पाकर के सन 1760 ईस्वी में हैदर अली ने इन दोनों भाइयों को वहां से हटा दिया। क्लियर? हटा दिया वहां से। किसको? नंजराज को और देवराज को। और इस तरीके से मैसूर का शासक कौन बन गया? हैदर अली। हैदर अली मैसूर का शासक बन गया। अब देखिए अब क्या होता है। अब दक्षिण भारत में हमको तीन शक्तियां दिखाई देती हैं। एक शक्ति मराठों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो महाराष्ट्र का और उत्तरी कर्नाटक का हिस्सा था, वहां पर कौन थे? मराठे। और मैसूर का जो कर्नाटक का एरिया था, दक्षिणी कर्नाटक का एरिया, वहां पर कौन था? मैसूर यानी हैदर अली। और जो पूर्वी जो तट का एरिया था, आंध्रा का, तेलंगाना का, उस क्षेत्र में कौन सी शक्ति थी? हैदराबाद का निजाम। तो दक्षिण में तीन शक्ति मजबूत हो गई। एक तरफ हैदराबाद का निजाम है,
उसके बगल में मराठे हैं और उसके मराठों के नीचे कौन है? मैसूर। अब देखिए इन तीनों में ही प्रतियोगिता होगी, क्योंकि तीनों चाहेंगे दक्षिण के स्वामी बनना, तो तीनों में एक दूसरे को लेकर के प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। और चौथी शक्ति कौन है जो घात लगा के बैठी हुई है इन तीनों को खत्म करने के लिए? वो है अंग्रेज। तो दक्षिण भारत में क्या है? दक्षिण भारत में 4 मोर्चे तैयार हो गए। एक मोर्चा मराठों का, एक मोर्चा हैदर अली का मैसूर का, एक मोर्चा निजाम का हैदराबाद का, और एक मोर्चा अंग्रेजों का। क्लियर? तो हैदर अली क्या था? महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, क्योंकि हैदर अली ने हिंदू राजाओं को हटा करके शासन पर कब्जा किया था, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा थी राज्य को विस्तार करने की। तो अब अंग्रेज सशंकित थे कि अगर हैदर अली इसी तरीके से अपनी शक्ति बढ़ाता चला गया तो ऐसा ना हो कि हमको ये बाहर कर दे। निजाम इस बात से आशंकित था हैदराबाद का कि अगर हैदर अली की शक्ति बढ़ती रही तो हो सकता है निजाम को खत्म कर दे। और मराठे जो थे वो इस ताक में थे कि अगर हैदर अली मजबूत हो गया तो कहीं मराठों के साम्राज्य को खतरा पैदा न हो जाए। तो सब एक दूसरे से सशंकित थे कि पता नहीं कौन किसको खत्म कर दे, कौन किस पे कब्जा कर ले। इसी सिलसिले में युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है, और पृष्ठभूमि तैयार होती है तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, 1761 में एक युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। 1760 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बन गया। 1761 में भारत में एक लड़ाई हुई जिसको हम कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत। उस पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठे और अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का शासक था। और इस युद्ध में मराठे बुरी तरीके से पराजित हो गए थे 1761 के युद्ध में। तो ऐसे में जब मराठे पराजित हो गए थे तो हैदर अली को मौका मिल गया कि अब तो मराठे कमजोर हैं, मैं ही राज्य का विस्तार कर सकता हूं। तो हैदर अली की महत्वाकांक्षा ने उसको राज्य विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। और जब वो राज्य विस्तार करेगा तो जिधर भी जाएगा उधर अंग्रेज हैं, ऊपर निजाम है, वो पश्चिमोत्तर में मराठे हैं, जहां भी जाएगा वहां पर उसका कहीं ना कहीं टकराव होगा ही होगा। तो इसी सिलसिले में आगे चल करके यहाँ पर युद्धों की पृष्ठभूमि पड़ती है, और उस पृष्ठभूमि में क्या होता है आगे चल करके 4 बार युद्ध होते हैं मैसूर और अंग्रेजों के बीच में। तो हम लोग मैसूर और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसकी हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं, बैकग्राउंड क्या है। 1760 ईस्वी में हैदर अली का जो विरोधी गुट था, क्योंकि हैदर अली ने अपने राजा को हटा करके, मतलब अपने जो उसके स्वामी थे नंजराज और देवराज, उनको हटा करके वो मैसूर का शासक बन गया था। तो उसका भी एक विरोधी गुट था मैसूर में। तो उस विरोधी गुट ने मराठों को मैसूर पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। कब? ये बात है सन 1760 की। हैदर मराठों द्वारा पराजित हो चुका था, यानी सन 1760 में मराठों ने हैदर अली को पराजित कर दिया था। लेकिन अगले ही साल 1761 ईस्वी में मराठे खुद पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से बुरी तरीके से हार गए। अब हैदर अली को मौका मिल गया अपने राज्य का विस्तार करने का, और यहीं से महत्वाकांक्षाओं के टकराव शुरू होंगे। और 4 बार के युद्ध हमको देखने को मिलेंगे मराठे और मैसूर और अंग्रेजों के बीच में। ये चारों जो युद्ध हैं इनको मैं आपको बता देता हूं। एक और छोटी सी बैकग्राउंड है। एक बैकग्राउंड ये है कि कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था, कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था, कल हमने चर्चा की थी, तो वॉर ऑफ कर्नाटक 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी में दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या था, जो नंजराज नाम का आदमी था, जो हैदर अली का मालिक था, वो अंग्रेजों से मिल गया था दूसरे कर्नाटक वॉर में। और त्रिचनापल्ली पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो नंजराज उसके साथ में था। क्लियर? सो इससे एक तरीके से क्या है कि पहले जो है नंजराज ने कोशिश की थी अंग्रेजों का साथ देने की, लेकिन बाद में हैदर अली को लगा कि अंग्रेज ही बड़ी शक्ति हैं, तो ऐसे में युद्ध होना अवश्यंभावी था। अब इस युद्ध को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। एक चार्ट मैंने बनाया है, मैं आपको दिखा दूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए। ये एक चार्ट मैंने बनाया है, ठीक है? आपको शायद उल्टा दिखेगा क्योंकि हमारे कैमरे में उल्टा फोटो आता है ना, तो चलिए चार्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं। 4 बार मैसूर और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये युद्ध कब कब हुए, यानी पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ। पहले युद्ध में मैसूर की तरफ से किसने नेतृत्व किया, दूसरे में किसने नेतृत्व किया, तीसरे में किसने नेतृत्व किया और चौथे में किसने नेतृत्व किया।
पहले युद्ध की समाप्ति पर क्या परिणाम निकला, यानी कौन जीता, और फिर जो संधि हुई उस संधि का नाम क्या था। दूसरे युद्ध की समाप्ति पर क्या परिणाम निकला और जो संधि हुई उस संधि का नाम क्या था। और तीसरे युद्ध की समाप्ति के बाद जो क्या परिणाम निकला और कौन सी संधि हुई, और उसके बाद चौथे युद्ध के बाद क्या परिणाम निकला। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि उस समय कौन कौन से लोग भारत के गवर्नर जनरल थे जिनके शासनकाल में ये 4 युद्ध हुए। तो ये सारी चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले युद्ध से। पहला युद्ध क्या था, बेसिकली अंग्रेजों ने मैसूर के कुछ बंदरगाहों और कुछ एरिया पे कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप हैदर अली उनसे नाराज हो गया और हैदर अली ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। इस युद्ध की शुरुआत हुई सन 1767 ईस्वी में, और 1767 यानी 1769 से लेकर के 1767 से लेकर के 1769, 1767 से लेकर के 1769 तक 2 वर्ष तक ये युद्ध चला, जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी अंग्रेज मैसूर का जो पहला युद्ध था वो सन 1767 से 1769 तक 2 वर्ष तक चला। और इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में कई सारे स्थानों पर हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। इसमें हैदर अली को, अच्छा मैं ये जो कमेंट है इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ये जो चार्ट है मैं पोस्ट कर दूंगा क्योंकि यहां दिखाने पर ये उल्टा आएगा। तो हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में बुरी तरीके से अंग्रेजों को पराजित कर दिया। अब देखना, भारत के इतिहास में हैदर अली एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने दम पे अंग्रेजों को हरा दिया। अब हम देखेंगे कि इस युद्ध में हुआ क्या। एक्चुअली हुआ इस युद्ध में ये कि हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों ने निजाम से और मराठों से एक समझौता किया। अंग्रेजों ने निजाम की तरफ एक पासा फेंका और निजाम से कहा कि हैदर अली को हराने में तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें रियायत देंगे, और उधर मराठों को निमंत्रण भेज दिया कि हम हैदर अली को हराएंगे और तुम उत्तर वाले हिस्से पे कब्जा कर लेना। तो पहले युद्ध में क्या गठबंधन बना कि हैदर अली के खिलाफ निजाम और मराठे इकट्ठा हो गए अंग्रेजों के साथ। हैदर अली क्या था, हैदर अली बड़ा स्मार्ट आदमी था। हैदर अली ने क्या कहा कि उसने जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उसने मराठों से और निजाम के साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ में एक गुप्त समझौता कर लिया। कूटनीतिक उसने काम किया और क्या निर्णय लिया, हैदर अली ने निजाम से कहा कि तुमको देखो ये एरिया मैं दे दूंगा, और मराठों से कहा कि तुमको ये एरिया मैं दे दूंगा। तो कुल मिलाकर के हैदर अली ने निजाम को और मराठों को अपने पक्ष में कर लिया और अंग्रेज अकेले पड़ गए। यानी बीच युद्ध में हैदर अली ने कूटनीति खेलते हुए क्या काम किया, निजाम को और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया और अंग्रेज अकेले पड़ गए। इसी माहौल में हैदर अली ने बुरी तरीके से अंग्रेजों को पराजित किया। और भारत के इतिहास में हैदर अली एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों को अपने दम पे हराया था। बाकी सब हारे हैं अंग्रेजों से, बाकी कोई अंग्रेजों को बहुत अच्छे तरीके से हरा नहीं पाया। केवल एक ही आदमी था, हैदर अली। क्लियर। अब अंग्रेज हार गए तो अंग्रेज बड़े चालाक लोग थे। अंग्रेजों को इज्जत बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंग्रेजों का अपमान हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंग्रेजों की हार हुई तो उनने क्या सरेंडर कर दिया, उनने भाई चलो लड़ाई रोको, समझौता कर लो। तो भारत के राजाओं के अंदर यह कमी थी कि वो पूरी तरीके से उन्होंने यूरोपीय शक्तियों को कभी कुचला नहीं। मतलब जब भी उन्होंने उनको हराया, फ्रांसीसियों के, अंग्रेजों को, तो भारत की शक्तियों ने कभी यह प्रयास नहीं किया कि इनको नेस्तनाबूद कर दें। इवन एक समय औरंगजेब ने भी इनको हराया था, पुर्तगालियों को, लेकिन औरंगजेब ने भी कभी उनको समाप्त करने का पूरा प्रयास नहीं किया। अंग्रेजों ने इसी का लाभ उठाया, अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। जब अंग्रेजों को लगा कि हैदर अली से नहीं जीत सकते तो उन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा और अंग्रेजों को हैदर अली के साथ में 4 अप्रैल सन 1769, 4 अप्रैल 1769 को एक बहुत बड़ी अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसको हम लोग इतिहास में कहते हैं मद्रास की संधि। आज मद्रास का नाम चेन्नई है। उस समय मद्रास जो था वो एक तरीके से अंग्रेजों की उस दक्षिण एरिया का सेंटर था। तो वहां पर उनको बुरी तरीके से हारना पड़ा और मद्रास की संधि हुई। संधि के तहत क्या हुआ, संधि के तहत यह हुआ कि दोनों एक दूसरे के
जीते हुए क्षेत्र लौटा देंगे। यानी हैदर अली ने जो अंग्रेजों का भाग जीता है वो अंग्रेजों को मिल जाएगा, और अंग्रेजों ने हैदर अली का जो हिस्सा जीता है वो हैदर अली को वापस मिल जाएगा। तो पहला जो युद्ध था, उस पहले युद्ध में क्या रहा, हैदर अली का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि हैदर अली को अपने सारे क्षेत्र बच गए और अंग्रेजों को बेबस होकर के उससे संधि करनी पड़ी, किससे, हैदर अली के साथ में। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसका परिणाम क्या रहा, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम रहा हैदर अली की सफलता, यानी मैसूर की सफलता। क्लियर। अब देखो ये हो गया, तो अंग्रेज चुप तो रहेंगे नहीं। अच्छा, इस संधि में, मद्रास की जो संधि हुई थी, उसमें एक और प्रावधान था कि अगर दोनों के ऊपर, यानी अगर अंग्रेजों पे कोई तीसरी शक्ति हमला करती है तो हैदर अली उनकी सहायता करेगा, और अगर हैदर अली के ऊपर कोई हमला करता है तो अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे। उस संधि में, मद्रास की संधि में, यह भी प्रावधान था। अब देखिए, अंग्रेज अपमान का घूंट पी के रह गए, लेकिन अंग्रेजों को पता था कि हैदर अली से निपटना तो है ही है। इस बीच में एक घटना घटती है सन 1772 में। सन 1772 में मराठों ने हैदर अली पे हमला कर दिया, मैसूर के ऊपर, और मैसूर के हैदर अली ने अंग्रेजों से सहायता मांगी कि भाई हमारी संधि हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इस कारण से हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया और फिर से दोनों के बीच में एक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। उसके अलावा जो संधि की थी अंग्रेजों के साथ में हैदर अली ने, अंग्रेज लगातार उस संधि का उल्लंघन करते रहे। आगे चल करके ये तय हो गया कि दोनों के बीच में फिर से एक युद्ध होगा, और वो जो दूसरा युद्ध हुआ वो हुआ सन 1780 से लेके 1784, 4 साल तक चला था आंग्ल मैसूर युद्ध। उसको हम कहते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, जो 1780 से 1784 तक चला। अब देखिए, इस युद्ध में क्या हुआ कि शुरुआत में हैदर अली का पलड़ा भारी रहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, और इस बार क्या है, इस बार हैदर अली नाकामयाब रहा मराठों को, निजामों को तटस्थ रखने में। अब मराठे और हैदराबाद का निजाम चले गए किसके साथ में, अंग्रेजों के साथ में, और ये बड़े खुश थे। हैदराबाद का निजाम और मराठे बड़े खुश थे कि चलो भाई हैदर अली को हरा देंगे अंग्रेज। लेकिन इनको ये नहीं पता था, इतने मूर्ख थे कि अंग्रेज इनका भी नंबर लेने वाले हैं, अगला नंबर इन्हीं का है। क्योंकि अंग्रेज तो क्या थे, उनके दिमाग में बड़ा क्लियर था कि भारत की शक्तियों को एक एक करके हरा के हिंदुस्तान पे कब्जा करना। तो मराठे और निजाम बड़े खुश थे। निजाम ने और मराठों ने सोचा कि हैदर अली मर जाएगा, इसका राज खत्म हो जाएगा, हमारे मजे ही मजे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अगला नंबर उनका आएगा, और यही हुआ। आगे चल करके इतिहास में वेले जली के समय यही हुआ कि निजाम को भी और मराठों को भी उन्होंने लपेटे में ले लिया अंग्रेजों ने। तो कहते हैं ना, जब भी राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आए तो सभी राष्ट्रवासियों को जाति धर्म का भेदभाव मिटा करके राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। ये गलती कर रहे हैं मराठे और निजाम, गलती कर रहे हैं। अंग्रेज तो बाहर के लोग हैं, लेकिन निजाम भी भारत के हैं, मराठे भी भारत के हैं। ये क्या है, ये हैदर अली को हराने में सहयोग कर रहे हैं अंग्रेजों का, जबकि इनको सहयोग करना चाहिए था हैदर अली को बचाने का। तो ये जो भारतीयों की जो फूट है, भारतीयों की फूट बिल्कुल क्लियर यहां पर दिखाई देती है। आगे चल करके 1780 से 1784 का एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेज जो सेनापति था उसका नाम था आयरकूट। आयरकूट वही था जो कर्नाटक युद्ध जीता था जिसने, और आयरकूट ने पोर्टो नोवा एक जगह पड़ती है, पोर्टो नोवा के एक युद्ध में हैदर अली को हरा के मार डाला। युद्ध के दौरान ही 1781 या 1782 में घटना हुई थी, जहां पर पोर्टो नोवा की लड़ाई में हैदर अली बुरी तरीके से घायल हुआ और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी युद्ध 2 साल और चलेगा। फटाफट से जो टीपू सुल्तान था वो हैदर अली का बेटा था, उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया और टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा। टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा और हम देखते हैं कि लगभग 2 साल तक वो युद्ध लड़ता रहा। फाइनली हैदर अली को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। हैदर अली को टीपू सुल्तान को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी द्वितीय युद्ध में, और टीपू सुल्तान ने अगले 2 साल तक लड़ाई जारी रखी, लेकिन दोनों ही पक्षों को कोई बहुत निर्णायक कामयाबी नहीं मिली, और आगे चल करके 1784 में वो युद्ध, दूसरा युद्ध समाप्त हो गया। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो कब समाप्त हुआ, सन 1784 में। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, इस युद्ध का परिणाम यह निकला, ये युद्ध बराबरी पर छूटा।
मैसूर का नुकसान यह हुआ कि हैदर अली की मृत्यु हो गई, लेकिन टीपू सुल्तान बन गया। और बाकी जो चीजें थी, बाकी चीजें यथावत रही। बाकी जो है ये बराबरी पर युद्ध रहा। इस युद्ध में कोई ना तो अंग्रेज बहुत फायदे में रहे और ना ही मैसूर को कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब ये दो युद्ध हो गए। इस युद्ध के बाद, दूसरे युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसका नाम था मंगलौर की संधि, जिसका नाम था मंगलौर की संधि। और 1784 में मंगलौर की संधि हुई। और मंगलौर की संधि के बाद भी वही हुआ जो मैसूर की जो पिछले युद्ध के बाद हुआ था। इसमें दोनों ने अपने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिया। यानी जो दूसरा जो युद्ध था, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध था, यह युद्ध बराबरी पर छूटा। इसका केवल एक नुकसान मैसूर को यह हुआ कि हैदर अली की मृत्यु हो गई। बाकी टीपू सुल्तान बन गया। और मंगलौर की संधि 1784 के बाद दोनों को अपने अपने एरिया वापस मिल गए। क्लियर? ये सारी की सारी चीजें यहां पर खत्म हो गई। अब देखिए, अब जब मंगलौर की संधि हो गई 1784 में, तो उसके बाद निर्णय नहीं हुआ। यानी अंग्रेज जीत नहीं पाए और टीपू हार नहीं पाया। टीपू को लगता था कि अंग्रेजों ने मेरे बाप की हत्या की है तो इनसे बदला जरूर लूंगा। और अंग्रेजों को लगता था कि हैदर अली को तो निपटा दिया, अगर किसी तरीके से टीपू सुल्तान को भी अगर मार दिया तो हम लोग मैसूर के राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। अब यह तय हो गया था कि मैसूर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अंग्रेज। टीपू सुल्तान ने इस बीच में फ्रांस के लोगों का सहयोग लेना शुरू किया। और फ्रांसीसियों ने उस समय मैसूर की जो राजधानी थी उसका नाम था श्रीरंगपट्टनम। आज भी है, आज भी ये शहर है श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम जो है मैसूर की राजधानी थी। वहां पर जो टीपू सुल्तान था, उस टीपू सुल्तान ने क्या काम किया? टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मिलना जुलना शुरू किया। और एक उनका क्लब था जैकोबिन क्लब। वो जैकोबिन क्लब का मेंबर बन गया टीपू सुल्तान और अपने देश की यानी अपने मैसूर की आज़ादी के लिए प्रयास करने लगा। और वो वहां की टेक्नोलॉजी इत्यादि सीखने लगा। अंग्रेज भी ताक में बैठे हुए थे। अंग्रेजों को भी लगता था कि भाई इसको तो हराना ही है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू ने फ्रांसीसियों से और टर्की से सहयोग लेना शुरू कर दिया। यह बात अंग्रेजों को पता चल गई। वो तो मौके की ताक में थे। और इन्हीं सभी कारणों के वजह से तीसरा मैसूर युद्ध शुरू हो गया। तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध, जिसको हम लोग बोलते थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, यह 1790 में फिर शुरू हो गया। और अब यह बहुत भयंकर होने वाला था, क्योंकि अब इसमें टीपू भी तैयार था, क्योंकि टीपू ने तुर्की और फ्रांस के सहयोग से बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर रखी थी। और उसके अलावा जो अंग्रेज थे वो तो तैयार हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि भाई अब कब तक हम वेट करेंगे। तो 1790 ईस्वी में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया 1790 में। और यह युद्ध 2 साल चला, 1790 से लेकर के 1792 तक भयंकर युद्ध चला। हर जगह लड़ाइयां होती रही। अब देखो ना कितने लंबे लंबे, ऐसे नहीं एक दिन के युद्ध नहीं थे, ये 2-2, 3-3 साल युद्ध चलते थे। तो 2-3 साल कोई युद्ध अगर चल रहा है तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई इस समय दोनों के पास बहुत शक्ति होगी, तभी इतना लंबा खींचेगा। यानी दोनों जो है कमजोर नहीं है, तभी युद्ध इतना लंबा चलेगा। फाइनली 1792 में टीपू सुल्तान इस युद्ध को हार गया। टीपू सुल्तान 1792 में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को हार गया और उसको बहुत बुरी पराजय झेलनी पड़ी। उस समय कॉर्नवालिस था भारत में। कॉर्नवालिस जो है भारत का गवर्नर जनरल बन के आ चुका था और कॉर्नवालिस ही उसको लीड कर रहा था। टीपू सुल्तान की बुरी पराजय हुई और इतनी बुरी पराजय हुई कि उसको बहुत बुरी संधि करने के लिए विवश होने पड़ा। और कहाँ की संधि है? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक अंग्रेज घुस के आ गए थे। तो जो तीसरी संधि हुई है वो उसको इतिहास में कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। और इस संधि के तहत, क्योंकि इसमें कौन है? इसमें अंग्रेज विजेता है। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें मैसूर विजेता, दूसरा बराबर, तीसरे में अंग्रेज विजेता और चौथे में क्या होगा? चौथे में अंग्रेज टीपू सुल्तान को मार देंगे और पूरे मैसूर के राज्य पे कब्जा कर लेंगे। तो अभी हम तीसरे युद्ध की बात करते हैं। तीसरे युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और जो श्रीरंगपट्टनम था बेसिकली वो क्या था? मैसूर की राजधानी। क्योंकि टीपू सुल्तान बुरी तरीके से इस युद्ध में हारा था।
टीपू सुल्तान बुरी तरीके से इस युद्ध में हारा था। तो शर्तें किसने तय की? अंग्रेजों ने। और क्या क्या शर्तें थी मैं आपको बता दूं। इसमें क्या हुआ, इस युद्ध के बाद अंग्रेज, निजाम और मराठे एक तरफ थे। यानी यहां पर टीपू इसलिए भी हारा था कि टीपू अकेला पड़ गया था, बाकी हैदराबाद के निजाम और मराठे और अंग्रेज एक तरफ थे। तो इस युद्ध में अंग्रेज और टीपू निजाम, ये जो सारा लोगों का युद्ध हुआ था, उसमें क्या क्या इसकी संधि हुई श्रीरंगपट्टनम की, उस संधि में क्या क्या हुआ। मराठे थे पेशवाओं की लीडरशिप में। तो मराठों को क्या मिला? मराठों को मिला पेशवाओं को तुंगभद्रा के आसपास का एरिया, यानी जो तुंगभद्रा नदी बहती है उसके आसपास का क्षेत्र श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से किसको मिल गया? मराठों को। जो निजाम था, निजाम को कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच का क्षेत्र मिला। आप लोग याद रखिएगा ये पॉइंट। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, जो ये क्षेत्र था कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच का, ये मिला हैदराबाद के निजाम को। ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसूर का बहुत सारा भाग मिला, मालाबार तट मिला, डिंडीगुल मिला। यानी सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो उपजाऊ क्षेत्र थे, जो काम के क्षेत्र थे, वो किसको मिले? जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट थे वो सारे मिले ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके अलावा टीपू सुल्तान पर 330 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया कि टीपू सुल्तान 330 लाख रुपए देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। 330 लाख रुपए देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। और चौथा जो शर्त थी श्रीरंगपट्टनम की, उसके अनुसार टीपू सुल्तान के 2 बेटों को ले जाकर के अंग्रेज अपने साथ ले गए। तो अब टीपू के लिए बड़ी अपमानजनक संधि, सब कुछ चला गया, आधा राज्य चला गया, 330 लाख रुपए जुर्माना देना है और बेटे भी चले गए। तो एक तरीके से टीपू अब पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुका था। अब टीपू के सामने ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि टीपू को अपना राज्य वापस चाहिए था। तो टीपू जो है चौथे युद्ध की तैयारी करेगा। और अंग्रेजों की नीति क्या थी? अंग्रेजों की नीति यह थी कि हमको किसी न किसी तरीके से भारतीय शक्तियों को हराना है, उनको खत्म करना है और हमको मैसूर पे कब्जा करना है। तो टीपू के मन में एक बात आई कि अब या तो जिंदा रहना है या मरना है, लेकिन अंग्रेजों से लड़के अपने राज्य को जीतना है। वही टीपू की बड़ी प्रसिद्ध जो है कहावत है कि 100 दिन भेड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है 1 दिन शेर की तरह जिया जाए और मृत्यु को गले लगाया जाए। टीपू ने तैयारी शुरू कर दी और 1799 ईस्वी में, क्योंकि टीपू ने वो जो 330 लाख रुपए का जुर्माना था वो देने से मना कर दिया, तो अंग्रेज तो बहाना लगा के बैठे हुए थे, अंग्रेजों को उससे लड़ना ही था। 1799 में चौथा युद्ध हुआ और चौथा युद्ध हुआ टीपू और अंग्रेजों के बीच में, और चौथे युद्ध में टीपू मारा गया और अंग्रेजों ने मैसूर पे कब्जा कर लिया। ये 4 युद्ध हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। और बंगाल के बाद मैसूर दूसरा क्षेत्र था जिस पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया। क्लियर? सो ये हम लोग इतिहास का घटनाक्रम देख रहे हैं। और जो 3 संधि हुई थी, इसमें आपको 3 संधि देखनी पड़ेगी। कौन सी 3 संधियां थी? एक संधि थी मद्रास की संधि, जो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी 1769 में। दूसरी संधि थी जो 1784 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं मैंगलोर की संधि। और तीसरी संधि थी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे युद्ध में क्योंकि टीपू मारा गया तो संधि का सवाल ही नहीं था। तो ये जो 3 संधियां हैं, कौन सी संधि? मद्रास की, मैंगलोर की और श्रीरंगपट्टनम की। ये आपको याद रखनी है कि आंग्ल मैसूर वॉर में हर युद्ध के बाद एक संधि होती थी। कभी कभार यह सवाल पूछा जा सकता है कि इनका क्रम क्या था, अर्थात ये संधियां कब कब हुई। तो मैं आपको एक कोड बता दे रहा हूं, इसका कोड क्या है, आप इसका कोड याद रखना। पहली संधि मद्रास, दूसरी मैंगलोर, तीसरी श्रीरंगपट्टनम। मद्रास के लिए M, मंगलोर के लिए कैपिटल M और श्रीरंगपट्टनम के लिए S। तो हमारा कोड क्या बनेगा? MMS। हमारा कोड क्या बनेगा? MMS। आप जानते हो ना, एक वीडियो चलता था पहले MMS, और हमारे तो देश के जो पहले, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मनमोहन सिंह जी, तो उनको भी लोग MMS बोलते थे शॉर्ट में। तो आप याद रखना है कि मैसूर जो वॉर है, आंग्ल मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर वॉर में 3 बारों में 3 संधियां हुई हैं। और उसका क्रम अगर आपको याद रखना है तो हमेशा याद रखना MMS। अगर आप MMS याद रखेंगे तो स्मॉल m से मद्रास क्योंकि छोटा है, फिर कैपिटल M से मंगलोर क्योंकि मंगलोर 4 अक्षर का है, बड़ा है, और S से क्या है? श्रीरंगपट्टनम। तो आप अगर MMS कोड याद रखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध में एक MMS हुआ था,
आंग्ल मैसूर युद्ध में एक MMS हुआ था। तो आपको वो तीनों संधि याद रहेंगी और किसी भी बड़े कंपटीशन एग्जाम में बड़े आसानी से आप वहां पर उसके आंसर टिक कर सकते हैं। और ये सवाल क्यों ज्यादा आते हैं? क्योंकि कंफ्यूजिंग है। अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप भूल जाओ। तो उसके लिए हमें छोटी छोटी कोडिंग कर लेनी चाहिए। जैसे यहां हमने कोड बना लिया कि तीनों संधियों का कोड है MMS, तीनों संधियों का कोड है MMS। क्लियर? आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो 3 संधियां हो गई, ये जो चारों जो युद्ध हो गए, ये खत्म हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व के बारे में। टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके बाद आज देखिए हम लोग क्या है, एक एक शक्ति के बारे में ही बात करेंगे। एक और चीज है, जब पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1767 से 1769 में, उस समय कोई दिल्ली का भारत का कोई गवर्नर जनरल नहीं था अंग्रेजों का। ठीक है, वो रॉबर्ट क्लाइव वगैरह ही उस समय थे। लेकिन जब दूसरा वॉर हुआ 1780 से 84 में, तब भारत का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। आप याद रखना, जो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर है उस समय भारत का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर? और उसके बाद तीसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1790 से 92, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चौथा जो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। और चौथा जो मैसूर युद्ध हुआ था, बेसिकली उसका बड़ा कारण यह था कि लॉर्ड वेलेजली एक व्यवस्था लेके आया था जिसको हम लोग कहते हैं सहायक संधि। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा सहायक संधि। अंग्रेज एक नीति लेकर के आए थे वेलेजली के माध्यम से, जिसका नाम था सहायक संधि। तो सहायक संधि जो भी राजा साइन कर लेता था, उस सहायक संधि में क्या होता था कि उस सहायक संधि के माध्यम से उस राज्य की सुरक्षा और इत्यादि मामलों में अंग्रेजों का दखल बढ़ जाता था। क्लियर? सो यहां पर क्या हुआ कि वेलेजली ने टीपू सुल्तान के सामने भी ये शर्त रखी। टीपू सुल्तान के सामने भी ये शर्त रखी कि तुम हमारे साथ में सहायक संधि कर लो। टीपू ने मना कर दिया, क्योंकि टीपू जानता था कि अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसने युद्ध को चुना। और टीपू की जब चौथे युद्ध में मृत्यु हो गई, तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने जो वाडियार वंश था, जिस वाडियार वंश को हटा करके नंदराज और देवराज ने सत्ता स्थापित की थी, और उस वाडियार वंश के बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान रहे थे, उसी दौरान उसी वाडियार वंश के एक छोटे से बच्चे को, किसी नाबालिग बच्चे को उन्होंने गद्दी पर बिठा दिया। किसने? अंग्रेजों ने। क्लियर? सो ये पूरी की पूरी कहानी है मैसूर की। तो जैसे आज हमने मैसूर की चर्चा की है, उसी तरीके से हम देखेंगे कि हैदराबाद को अंग्रेजों ने कैसे जीता, निजाम को अंग्रेजों ने कैसे जीता, अवध को अंग्रेजों ने कैसे जीता, बंगाल को अंग्रेजों ने कैसे जीता, और अंत में मुगल बादशाह को किस तरीके से उन्होंने हराया। तो जब ये सारी चीजें हम देख लेंगे तो हमें पूरे भारत का इतिहास समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजों ने किस तरीके से भारतीय शक्तियों को पराजित कर करके भारत पे अपना आधिपत्य यानी अपना कब्जा स्थापित किया। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इंडिया में ब्रिटिश सिस्टम कैसे स्टेब्लिश हुआ। उसके बाद फिर ब्रिटिश जो सिस्टम है उसकी चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो, चाहे उनका पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जो भी उन्होंने किया हो, वो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर? सो मुझे लगता है आज जो हमने चीज मैसूर के बारे में चर्चा की है चारों युद्धों की, वो हम लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब एक मैं आपको टीपू सुल्तान को लेकर के कुछ फैक्ट बता दूं। कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी अफवाहें चलती रहती हैं, कुछ भी लोग लिखते रहते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता है। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो चीजें हैं जिसको लिख करके आज भी आप आईएएस के एग्जाम में यही लिख के आओगे जो मैं बताने वाला हूं आपको। क्लियर? जो मैं आपको बताऊंगा वही आप आईएएस में लिख के आओगे। वो अभी तक अपने आईएएस ने अपने सिलेबस में चेंज नहीं किया, यूजीसी ने चेंज नहीं किया है, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज ने चेंज नहीं किया है। जो मैं बताने जा रहा हूं यही आप लिख के आओगे तो ही परीक्षा में नंबर मिलेंगे। सोशल मीडिया पर जो इतिहास के बारे में अनावश्यक जो ज्ञान चलता है वो सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में अभी पिछले दिनों में कई सारी नेगेटिव जो है, टीपू सुल्तान क्या, बहुत सारे लोगों के बारे में नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं। हम लोगों को इतिहास में सही पता करना चाहिए था क्या। तो टीपू सुल्तान की मैं आपको पर्सनैलिटी बताता हूं 4-5 पॉइंट में। टीपू सुल्तान भारत में एक साइंटिफिक राजा था। भारत में जो रॉकेट वगैरह है ना, रॉकेट बनाने का प्रयास उसी ने किया था।
जो बाद में चल करके हमारा जो इसरो वगैरह बना रहा है, इसको बनाने का सपना जो है सबसे पहले टीपू सुल्तान ने देखा था। तो बड़ा वैज्ञानिक किस्म का राजा था टीपू सुल्तान। क्या क्या उसकी खासियत थी? कर्नाटक में एक मठ है, भारत में 4 जो है पीठ हैं जहां पर 4 शंकराचार्य होते हैं। एक श्रृंगेरी में, एक शायद द्वारका में, एक उधर कहीं उड़ीसा में। भारत में 4 जो है पीठ हैं जहां 4 शंकराचार्य होते हैं। तो शंकराचार्य की 4 पीठ में से एक पीठ पड़ती है श्रृंगेरी, और श्रृंगेरी जो पीठ है वो कर्नाटक में पड़ती है। आप लोग इस सेशन के बाद चेक कर सकते हैं, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक, श्रृंगेरी पीठ पड़ती है कर्नाटक में। तो वहां भी शंकराचार्य बैठते हैं, आज भी बैठते हैं। श्रृंगेरी का जो मठ है वहां पर आज भी जगत गुरु शंकराचार्य बैठते हैं। भारत में 4 शंकराचार्य होते हैं, पहले एक ही शंकराचार्य थे केरल में, उसके बाद भारत में 4 शंकराचार्य बैठते हैं आज भी। तो एक जो पीठ है वो है आपकी केरला के श्रृंगेरी में। आप लोग ये सेशन के बाद बड़े आराम से गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो टीपू सुल्तान जगत गुरु शंकराचार्य का प्रशंसक था, उनका आदर करता था, उनका सम्मान करता था, उनको मान देता था। क्लियर? तो जो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर चलती रहती है, उसके बजाय हम लोग इतिहास में देखें कि इतिहास में एक्चुअल था क्या। और जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप आईएएस में लिखाना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान झाड़ता है फर्जी का कि नहीं नहीं ये गलत इतिहास लिख दिया, ये ऐसा इतिहास लिख दिया, उससे कहो कि तुम जाके आईएएस का सिलेबस चेंज करवाओ, तुम जाके यूपीएससी का सिलेबस चेंज करवा दो, तुम जो है यूजीसी का सिलेबस चेंज करवाओ। नहीं कराएगा। तो वो जो फालतू की बातें करके जो गलत जो चीजें फैलाते हैं, बेसिकली वो एजुकेशन नहीं है, वो र्यूमर है, वो हिस्ट्री नहीं है। तो सभी लोगों को सचेत रहना है। हमको वो हिस्ट्री पढ़नी चाहिए जिस हिस्ट्री के माध्यम से हम आईएएस, पीसीएस जैसी परीक्षाओं को पास कर सकें। क्लियर? सो हम लोग इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। आगे हम चर्चा करते हैं। और तो पहला जो पॉइंट है वो है कि श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य का वो प्रशंसक था, पहली चीज। दूसरा क्या था? मराठों द्वारा शारदा देवी की प्रतिमा नष्ट कर दी गई थी। अब देखो, है ना अजीब लग रहा है आपको? एक बार मराठों ने हमला किया हैदर अली के ऊपर, मैसूर पर। तो मैसूर पर जब मराठों ने हमला किया तो मराठों के हमले में शारदा देवी की, जो शारदा देवी होती है, उनकी प्रतिमा नष्ट हो गई थी। जानबूझ के की या कैसे भी की, लेकिन ये फैक्ट है कि मराठा आक्रमण में वो प्रतिमा नष्ट हो गई थी। शारदा देवी मतलब देवी सरस्वती। तो टीपू सुल्तान ने उसके लिए फंड जारी किया, पैसे दे करके उसका पुनर्निर्माण करवाया था, शारदा देवी की प्रतिमा बनवाई थी, मूर्ति बनवाई थी। क्लियर? उसके अलावा टीपू सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसको कहते हैं तारीखे खुदाई। उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तारीखे खुदाई। क्लियर? उसके बाद रॉकेट साइंस पर काम करने वाला टीपू सुल्तान भारत का पहला शासक था। रॉकेट साइंस पे काम करने वाला भारत का पहला सुल्तान था टीपू सुल्तान। उसके अलावा कावेरी नदी और कृष्णा नदी पर उसने कृष्णराज सागर नाम का एक बांध बनवाया था। टीपू सुल्तान ने कावेरी नदी पर कृष्णराज नाम का एक बांध बनवाया था। आप समझ रहे हैं ना? कृष्णराज, उसने डैम का नाम क्या रखा था? कृष्णराज। तो जो इस तरह की फालतू की जो चीजें उड़ाते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, खास करके इसका नुकसान किसी बड़े आदमी को नहीं होता, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को होता है जब सोशल मीडिया पे कोई गलत इतिहास या गलत चीजें परोसी जाती हैं। इससे क्या होता है कि इससे बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है। क्लियर? तो उसने कावेरी नदी पर जो बांध बनाया था, उस बांध का नाम रखा था कृष्णा राज सागर डैम, कृष्णा राज सागर बांध, जिसको आज हम लोग कृष्णा राज सागर डैम कहते हैं। तो ये टीपू की पर्सनैलिटी थी कुल मिलाकर के। उसने कुछ वैसे भी काम किए थे, मतलब धार्मिक कट्टरता वाले काम भी किए थे, लेकिन हम उन कामों की बात कर रहे हैं जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव हैं। क्लियर? सो ये पूरा का पूरा इतिहास है मैसूर का। और मैसूर के इतिहास के माध्यम से आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने, किस तरीके से ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने इनको हराया था। क्लियर? टीपू सुल्तान को और हैदर अली को, और मराठों की और निजामों की भूमिका क्या थी। अब देखिए इनका नंबर आने वाला है। अब जो है अंग्रेज आगे चल करके यही निजाम और इनको मराठों को ठिकाने लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हैदर अली को हरा दिया, एक बड़ा कांटा उन्होंने हरा दिया मैसूर को। अब इन पे अटैक करेंगे और धीरे धीरे इन पर भी कब्जा कर लेंगे। सो ये हमारा आज का सेशन था, द हिस्ट्री ऑफ मैसूर और एंग्लो मैसूर वॉर। इतना ही हम लोग एक एक दिन में रखेंगे ताकि हमारी चीजें
क्लियर होती चली जाए। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में यहां से है या कोई आपके लगता है कोई डाउट, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए, मैं आपको जो इतिहास बता रहा हूं ना, वो इतिहास है जिसको आप लिख जाओगे, आपको आईएएस में पूरे नंबर मिलेंगे। आप यूनिवर्सिटी में लिख के आओगे, यूनिवर्सिटी में पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए हमारा काम है कि हम समाज के लोगों को गुमराह नहीं होने दें। आंग्ल मैसूर के 4 बार हुए तो हुए हैं, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। याद रखिएगा कि 3 संधियां हुई हैं, एमएमएस तो 3 हुई हैं। अगर हैदर अली मैसूर का शासक था तो था, कोई भी इतिहासकार कुछ भी कर ले, इसको कभी झुटला नहीं सकता। क्लियर। कोई भी इतिहासकार ये कहे कि टीपू सुल्तान वहां का सुल्तान नहीं था, तो वो आपको गुमराह कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर रहा है। क्लियर। सो ये आप लोग याद रखिएगा, अनावश्यक चीजों में मत पड़िएगा। और मैंने कहा है ना, जो एनसीईआरटी है, आप केवल 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़िए हिस्ट्री के लिए, बस। उससे ऊपर की किताबें मत पढ़िए। जो एनसीईआरटी कहती है उसमें अगर जो लिखा हुआ है आप उसको सही मानिए, क्योंकि वही सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में सही माना जाएगा। आप कितने ज्ञानी हो, क्या आपकी सोच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी में जो लिखा गया है वही आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानक है। और अगर कोई व्यक्ति उसके बजाय कुछ और लिखता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले और आपके मार्क्स 0 आएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जैसे ना कि गोबर लगाने से कोरोना ठीक हो जाता है, प्लीज इस तरह के ज्ञान की ओर मत जाइए। गोबर लगाने से कोरोना ठीक हो जाता है, ऐसा भी लोग ज्ञान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ये ज्ञान नहीं है। ये लोगों को फिर से अंधकार में डालने की, उनको गुमराह करने की, बेवकूफ बनाने की युक्ति है, ताकि लोग इन चीजों में फंसे रहें। सब जानते हैं कि कोरोना का इलाज जब कोई वैक्सीन बनेगी तो उसी से ही हो सकता है। तो कभी भी ऐसे ज्ञान के झांसे में मत आइए कि कोई धर्म की भावनाओं के नाम पर, कोई किसी भावनाओं के नाम पर आपके सामने उल्टा सीधा ज्ञान परोस दे, और ऐसा ज्ञान आपके कैरियर को, और खास करके जो बच्चे हैं तैयारी करने वाले, वो बच्चे कंपटीशन परीक्षाओं से बाहर हो जाए। क्लियर। ईस्ट इंडिया कंपनी में किस चीज का प्रोडक्शन होता है, देवेंद्र पटेल जी ने सवाल पूछा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बेसिकली ट्रेड कंपनी थी। वो क्या करती थी, भारत से जैसे सूती कपड़े हैं, मसाले हैं, हाथी दांत की वस्तुएं, ये सब यहां से खरीदते थे और यहां से ले जाकर के बेचते थे यूरोप में। कहां पर, यूरोप में। और यूरोप में वो बड़ा मुनाफा कमाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था भारत का जो माल बनता है, इस माल को वहां पर जाकर के सेल करना। क्लियर। बाद में जाकर के आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना कुछ निर्माण शुरू किया, जैसे लोह बनाना शुरू किया, जैसे आपने देखा रेल की पटरियां वगैरह बनाना शुरू हुए, कई सारी चीजें। फिर अंग्रेजों ने भी पोटाश के कारखाने, तमाम चीजें शुरू की थी। लेकिन शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की वस्तुओं को यहां से खरीद के, और अकेले इंग्लैंड में नहीं, यूरोप के तमाम मार्केट में बेचते थे। इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रिया में, तमाम जगह बेचते थे वो। क्लियर। सो चलिए, आज का हमारा सेशन इतना ही। तय समय पर हमने अपना सेशन पूरा किया और लगभग मैसूर को लेकर के सारे हमारे सवाल बिल्कुल ठीक कंप्लीट हो गए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आगे रहता है तो आप लोग प्लीज वो सवाल डाल दीजिए, ताकि आगे हम लोग उस सवाल को देख करके उसका आंसर भी दे सके। क्लियर। इतने फैक्ट, ज्यादा नहीं है, पूरे के पूरे सेशन में 10 से 15 फैक्ट हैं। 10 से 15 फैक्ट, आप यही 10-15 फैक्ट आप समझते जाइएगा, यही सारे फैक्ट आपको आगे काम आएंगे। क्लियर। अब आगे है लोधी विकास वर्मा का क्वेश्चन है, सर यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए एक कंपटीशन के लिए सेशन चाहिए। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए, लेखपाल के लिए, और इस तरह के छोटे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए एक दिन का सेशन लें। हम लोगों ने आईएएस के ऊपर, पीसीएस के ऊपर और पीसीएस जे जुडिशियल सर्विस के ऊपर एक सेशन लिया था पूरा, जिसमें हमने एक एक चीज की व्याख्या की थी। तो एक दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम निकाल करके, जब हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तब हम चर्चा करेंगे कि जो छोटे कंपटीशन एग्जाम है, एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपी पुलिस। चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग अपना सेशन यही विराम करते हैं और आप सभी लोग चर्चा में जुड़े। एमएमएस आपको एक नया जो है, किसी को कोड भी मिल गया, थैंक यू। और ये हिमांशु लोधी का सवाल है, युद्ध कैसे होते, आमने सामने युद्ध होते थे। क्लियर। आज की चर्चा को यही विराम देते हैं, कल सुबह हम लोग भूगोल में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों ने समय दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। शुभ रात्रि। जय हिंद।